लखनऊ के एक शहर में हेमा अपने पति राकेश के साथ रहती थी। उनकी एक 3 महीने की बेटी थी जिसका नाम काव्या था। हेमा काफी मॉडल जमाने की थी। एक दिन रात के 9 बज रहे थे और हेमा आईने के सामने खड़ी होकर अपनी आंखों में काजल लगा रही थी। वो सज धज कर पूरी तैयार थी। उसे पार्टी में जाना था। उसका पति राकेश लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था और हेमा की बेटी काव्या बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी। तभी हेमा की फोन की घंटी बजती है। फोन की घंटी की आवाज सुनकर काव्या उठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। काव्या को रोता देखकर हेमा अपने पति राकेश से कहती है, राकेश, देख रही हो ना मैं तैयार हो रही हूँ, काव्या को गोद में तो उठा लो। राकेश काव्या को गोद में उठा लेता है लेकिन वो रोती ही रहती है। काव्या को रोता देख राकेश हेमा से कहता है, हेमा, लगता है इसे भूख लगी है तभी ये रोए जा रही है। एक काम करो, इसे दूध पिला दो। क्या राकेश, तुम भी ना, इसे बार बार मैं अपना दूध नहीं पिला सकती। मैं इसे अपना दूध पिला पिला कर अपना फिगर खराब नहीं करूंगी। तुम कुछ और सोच लो। कुछ और सोच लूं? मतलब? मुझे क्या पता, लेकिन मैं अपना दूध इसे नहीं पिलाऊंगी। वैसे भी जब से इसका जन्म हुआ है सारा दिन बस रोती ही रहती है। मैं नहीं पिला रही इसे अपना दूध। इतना कहकर गुस्से में हेमा पार्टी में चली जाती है। काव्या कुछ देर रोती है और रोते रोते सो जाती है। राकेश बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसे किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी बेटी भूखी सो जाती है। हेमा पार्टी से 2 बजे रात को आती है और अगले दिन सुबह के 11 बज रहे थे। हेमा अपने बिस्तर पर सो रही थी। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। वो नींद में ही फोन उठाती है। हेलो, कौन? दूसरी तरफ से जो आवाज आई उसे सुनकर हेमा को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलती है, अरे दिमाग खराब है क्या तुम लोगों का? सुबह सुबह फोन करके मेरा दिमाग खराब कर रही हो। मुझे नहीं चाहिए लोन। बैंक वालों ने तो जीना हराम कर रखा है। जब देखो तब फोन बजाना शुरू कर देते हो। हेमा ने गुस्से में फोन काटा और अपनी नौकरानी सावित्री को आवाज लगाने लगी। सावित्री, सावित्री, इधर आ, जल्दी आ। पता नहीं ये कहाँ मर गई। मेरा सर बहुत भारी लग रहा है। हेमा मन ही मन में बड़बड़ा रही थी। तभी उसकी नौकरानी सावित्री अपने 2 महीने की बेटी मोहिनी को लेकर भागी भागी वहाँ आती है। हेमा सावित्री से कहती है, कहाँ चली गई थी तू? इतनी देर लगती है तुझे आने में? पैसे मुफ्त का लेती है क्या तू? माफ कीजिए मालकिन, वो क्या है ना, मेरी बेटी भूख के मारे रो रही थी तो इसे मैं दूध पिला रही थी। सावित्री की बात सुनकर हेमा कुछ सोचने लगती है और सावित्री से कहती है, मेरे लिए जाकर जल्दी से चाय बनाकर लेकर आ। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और हाँ, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है तो जल्दी आना। जी मालकिन, अभी लेकर आती हूँ। सावित्री चाय लेकर हेमा के पास आती है और उसे चाय देती है। हेमा सावित्री से कहती है, उस टाइम क्या कहा था तूने? आने में लेट क्यों हुई थी? मालकिन, मैंने आपको बताया था ना कि मेरी बेटी भूख की वजह से रो रही थी, इसलिए मैं उसे दूध पिला रही थी। मालकिन, आगे से ध्यान रखूंगी। अरे कोई बात नहीं, बच्चा भूखा है तो दूध तो पिलाना ही पड़ेगा। सुन सावित्री, मेरा तू एक काम करेगी? जी मालकिन, बोलिए। तू अपना दूध मेरी बेटी को भी पिलाएगी? ये आप क्या कह रही हैं मालकिन? मैं अपना दूध, वो भी काव्या बेटी को? हाँ तो क्या हो गया, तू मेरी बेटी को दूध पिलाएगी तो मैं तुझे मुंह मांगे रकम दूंगी। गरीब इंसान अपनी जरूरतों से इतना घिरा होता है कि जहाँ उसके कानों में पैसों की बात आती है तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। सावित्री ने थोड़ी देर सोचा, फिर उसने हामी भर दी। मुझे मंजूर है मालकिन, अब मैं काव्या बेटी को भी दूध पिलाऊंगी। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मेरी बेटी कभी भूखी ना रहे। अगर वो मुझे भूख से रोती नजर आई तो मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगी, ये बात याद रखना। उस दिन के बाद से सावित्री हेमा की बेटी को भी दूध पिलाने लगी। हेमा की सारी टेंशन सावित्री ने दूर कर दी। सावित्री के दूध के बदले उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे। उन पैसों की वजह से सावित्री के जीवन में बहुत सुधार आ गया था। पहले वो एक कच्चे और टूटे फूटे मकान में रहती थी, लेकिन अब उसका घर पक्का हो गया था। एक दिन सावित्री का पति विनोद सावित्री से कहता है, सावित्री, तुम्हारी मालकिन की मेहरबानी का क्या राज है जो तुम्हें इतने पैसे दे देती है? अरे आप भी ना बिना मतलब के शक करते रहते हैं। मालकिन को मेरा काम बहुत पसंद आता है, इसलिए वो मुझे पगार से ज्यादा पैसे देती है। अब कोई सामने से पैसे दे रहा है तो क्या मैं मना करूं? मैं इतनी पागल भी नहीं हूँ।
सावित्री अपने पति से सच्चाई छुपाती है। सावित्री अपनी मालकिन की बेटी को भरपूर दूध पिलाने के चक्कर में उसकी अपनी बेटी के लिए दूध बहुत कम बचता था और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं बचता था। भूख की वजह से उसकी बेटी दिन प्रतिदिन बहुत कमजोर होती जा रही थी। एक दिन रात को सावित्री की बेटी भूख की वजह से रो रही थी, तो सावित्री का पति विनोद मोहिनी को गोदी में उठा लेता है और मोहिनी को रोता देखकर सावित्री से कहता है, अरे सावित्री, क्या कर रही है? देख नहीं रही कि मोहिनी भूख की वजह से रो रही है? जल्दी आकर इसे दूध पिला। मैं देख रहा हूँ कि तू आजकल मोहिनी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। क्या आप कुछ भी बोले जा रहे हैं? मैं उसकी माँ हूँ, भला मैं क्यों उस पर ध्यान नहीं दूंगी? अच्छा, तो ये दिन प्रतिदिन कमजोर क्यों होती जा रही है? मुझे क्या पता, मैं तो इसका ध्यान अच्छी तरह से रखती हूँ। ये कहकर सावित्री अपनी बेटी को गोद में उठाकर दूसरे कमरे में चली जाती है और बोलती है, अरे चुप हो जा मेरी बेटी। देख, तुझे दूध पिला दूंगी तो मालकिन की बेटी को दूध कम पड़ जाएगा। अगर मालकिन की बेटी को दूध कम पड़ जाएगा तो फिर से हमारी हालत गरीबों जैसी हो जाएगी और हमें फिर से गरीबों वाली जिंदगी जीनी पड़ेगी और मुझे वो जिंदगी नहीं जीनी। सावित्री अपनी बेटी को दूध नहीं पिलाती है और उसकी बेटी बेचारी रोती रोती सो जाती है। लेकिन उस रात सावित्री की बेटी सोती है, उसके बाद वो कभी नहीं उठ पाती। अगले सुबह सावित्री अपनी बेटी को देखकर विनोद को आवाज लगाती है और कहती है, अजी सुनते हैं आप? देखिए मोहिनी को क्या हो गया, वो बिल्कुल शांत पड़ी है, जल्दी आइए। विनोद भागते हुए आता है। सावित्री विनोद से कहती है, मोहिनी बिल्कुल भी नहीं हिल रही। मैं मोहिनी को कब से उठा रही हूँ पर ये नहीं उठ रही। सावित्री की बात सुनकर विनोद घबरा जाता है। वो अपनी बेटी को गोद में उठाता है और घबराते हुए कहता है, मोहिनी, मोहिनी, क्या हुआ तुझे बेटी? आंखें खोल बेटी, आंखें खोल। क्या हो गया जी हमारी मोहिनी को? ये ऐसे चुपचाप क्यों पड़ी है? पता नहीं सावित्री, हमें इसे जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। सावित्री और विनोद भागते भागते अस्पताल जाते हैं। डॉक्टर मोहिनी की जांच करता है और उसे मृत घोषित कर देता है। आपकी बेटी मर चुकी है और इसका कारण ये है कि बच्ची कई दिनों से भूखी थी। क्या आप इसे दूध नहीं पिलाती थी? डॉक्टर की बात सुनकर सावित्री जोर जोर से रोने लगती है और रोते हुए कहती है, मोहिनी, मैंने अपनी बेटी मोहिनी को मार दिया। मैंने मार दिया, पैसों की लालच में मैंने अपनी बेटी को मार दिया। मोहिनी की मौत के बाद सावित्री की हालत पागलों की तरह हो गई थी। उसने काम करना छोड़ दिया और वो सड़क पर इधर से उधर भटकती रहती थी। उधर हेमा के बच्चे को दूध ना पिलाने के कारण उसके सीने में बहुत दर्द रहने लगा। कई बार तो वो कई घंटों दर्द से तड़पती रहती थी। एक दिन हेमा के सीने में बहुत दर्द होने लगा और वो दर्द से तड़प रही थी। हे भगवान, पता नहीं आजकल मुझे ये क्या हो गया है, मेरे सीने में इतना दर्द क्यों रहता है? हेमा को अपने दर्द का कारण पता नहीं था, लेकिन जब वो अपने पति के साथ डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर हेमा का चेकअप करता है। चेकअप करने के बाद हेमा से कहता है, देखिए हेमा जी, आपके दर्द का कारण ये है कि बच्चे के जन्म के बाद ईश्वर हर महिला को दूध पिलाने का सौभाग्य देता है, लेकिन आप अपनी बच्ची को दूध नहीं पिलाती। वो दूध अब आपके दर्द का कारण बन रहा है, क्योंकि अगर आप दूध नहीं पिलाएंगी तो वो बना हुआ दूध कहाँ जाएगा? आप अपनी बच्ची को अभी से ही दूध पिलाना शुरू कर दीजिए, नहीं तो आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। डॉक्टर की बात को सुनकर हेमा घर जाकर काव्या को दूध पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बेटी काव्या का दूध पीना तो क्या, उसकी गोद में जाते ही रोने लगती थी। हेमा काव्या को रोता देखकर राकेश से कहती है, राकेश, इसे क्या हो गया है? ये तो मेरा दूध पी ही नहीं रही, बस रोई जा रही है। हेमा ने अपनी बेटी को सावित्री के भरोसे छोड़ दिया था, जिस वजह से उसकी बेटी को सावित्री की आदत पड़ गई थी। काव्या ने दूध पीना पूरी तरह से छोड़ दिया था। वो दिन पर दिन कमजोर होती जा रही थी। काव्या की हालत देखकर हेमा को अब अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मैं ही सबसे बड़ी गुनहगार हूँ। अपनी बेटी की इस हालत की मैं ही जिम्मेदार हूँ। एक दिन काव्या बिल्कुल ही चुप हो गई। वो ना तो सांस ले रही थी और ना ही हिल डुल रही थी। ऐसा देखकर हेमा राकेश से रोते हुए कहती है, राकेश, देखिए ना काव्या को क्या हो गया है। ये ना तो रो रही है और ना ही सांसें ले रही है। वो दोनों तुरंत भागे भागे डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर काव्या को तुरंत एडमिट कर लेता है।
डॉक्टर काव्या को पाइप के जरिए दूध पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन काव्या तो बिल्कुल शांत पड़ी थी। उसकी हालत देख डॉक्टर हेमा से कहता है, देखिए, अब आप अपनी बेटी के लिए भगवान से दुआ मांगिए। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो होश में नहीं आ रही है। तभी वहाँ भागती भागती नर्स आती है और डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, एक औरत आईसीयू में घुसाई है और वो बच्ची को दूध पिला रही है और बच्ची भी आराम से दूध पी रही है। सभी भागते भागते आईसीयू में जाते हैं तो सभी देखते हैं कि सावित्री काव्या को दूध पिला रही है। हेमा ये देखकर रोने लगती है और वो सावित्री के पास आती है और उससे कहती है, सावित्री, तुम काव्य को छोड़कर कहाँ चली गई थी? देखो, तुम्हारे बिना इसकी क्या हालत हो गई है। सावित्री रोते हुए हेमा से कहती है, मालकिन, मैंने अपनी बच्ची को लालच में आकर खो दिया, लेकिन अगर काव्या को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाती, कभी भी नहीं। ये कहकर सावित्री और जोर जोर से रोने लगती है। हेमा उसे गले लगा लेती है और उसे चुप कराती है। चुप हो जाओ सावित्री और मुझे माफ कर दो। आज तुमने अपनी बेटी मेरी वजह से खो दी। ये सब गलती मेरी वजह से हुई है। प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी मत मांगिए मालकिन, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। थोड़ी देर बाद काव्या खिलखिलाकर हंसने लगती है। ये देखकर सब खुश हो जाते हैं और सब घर चले जाते हैं। इसके बाद से सावित्री और हेमा काव्या के साथ ज्यादा समय बिताने लगती हैं और दोनों खुशी खुशी रहने लगती हैं। सिंड्रेला परी की शादी। बादलों के बीच परीलोक की दुनिया में सिंड्रेला नाम की एक सुंदर परी अपने माता पिता के साथ रहती थी। वो जितनी दिखने में सुंदर थी, उतनी ही नेक और दयालु थी। वो अक्सर पृथ्वीलोक घूमने जाया करती थी। उसे पृथ्वीलोक का वातावरण बहुत ही मनमोहक और आकर्षक लगता था। एक बार की बात है, सिंड्रेला परी अपनी सहेलियों के साथ पृथ्वीलोक में एक छोटे से गांव में घूमने गई। वो सभी गांव में घूमी रही थी कि तभी अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी। अरे ये क्या? लगता है बारिश होने वाली है। चलो वापस परीलोक लौट चलते हैं। आज हम पृथ्वीलोक ढंग से घूम भी नहीं पाए। इस मौसम को भी अभी खराब होना था क्या? उदास मत हो, कल दोबारा आ जाएंगे, लेकिन अभी हमें चलना चाहिए। ये कहते हुए सिंड्रेला अपनी सहेलियों के साथ परीलोक जाने के लिए उड़ने वाली ही थी कि तभी उसकी जादुई सैंडल टूट गई। ओह, मेरी जादुई सैंडल टूट गई। सिंड्रेला, अब तुम परीलोक कैसे जाओगी? इतने में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अब मैं क्या करूं? जब तक मेरी जादुई सैंडल ठीक नहीं हो जाती, मैं परीलोक वापस नहीं लौट सकती हूँ। रो मत सिंड्रेला, हम है ना, हम तुम्हें अकेला छोड़कर परीलोक वापस नहीं जाएंगे। पर हमारी मदद कौन करेगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी वहाँ से एक नौजवान बारिश में भीगते हुए जा रहा था, लेकिन सिंड्रेला परी के रोने की आवाज सुन यकायक उसके कदम अचानक रुक गए और वो उन तीनों परियों के पास गया और बोला, मेरा नाम शंकर है, मैं इसी गांव में रहता हूँ। क्या बात है? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? क्या तुम्हें पता भी है हम कितनी बड़ी मुसीबत में हैं? तुम एक साधारण मनुष्य हो, भला तुम हमारी क्या मदद कर सकती हो? क्या तुम्हें पता भी है हम कितनी बड़ी मुसीबत में हैं? देखिए, मुझे एक बार मौका तो दीजिए, हो सकता है मैं आपकी मदद कर सकूं। जूली और रूबी, मुझे लगता है हमें इन्हें अपनी परेशानी बता देनी चाहिए। सुनो, मेरा नाम सिंड्रेला परी है। दरअसल मेरी परेशानी का कारण है मेरी सैंडल जो टूट गई है। इस सैंडल की सिलाई उतर गई है। जब तक मेरी सैंडल ठीक नहीं हो जाएगी, इसका जादू काम नहीं करेगा। मुझे अपने परीलोक वापस लौटना है। जब तक मैं अपनी जादुई सैंडल पैरों में नहीं पहनूंगी, तब तक मैं अपने परीलोक वापस नहीं जा सकती। बस इतनी सी बात? ये तो मेरे बाएं हाथ का कमाल है। दरअसल मैं पेशे से एक मोची हूँ और जूते चप्पल जोड़ने का काम करता हूँ। मैं अभी आपकी जादुई सैंडल ठीक कर देता हूँ। क्या सच में? क्या तुम मेरी टूटी हुई सैंडल ठीक कर सकते हो? फिर तो मैं परीलोक वापस लौट सकती हूँ। जल्दी से मेरी सैंडल ठीक कर दो। रुकिए, मैं अभी अपने थैले से सामान निकालता हूँ। अरे ये क्या? मेरे थैले में तो पानी भर गया है, सारा सामान भी गीला हो गया है। अब मैं आपकी सैंडल कैसे ठीक करूँगा? रुको, मैं तुम्हें अभी जादुई सुई धागा देती हूँ, शायद तुम्हारे काम आ जाए। ये कहते हुए सिंड्रेला ने हवा में हाथ घुमाया और उसके हाथों में जादुई सुई धागा प्रकट हो गया। शंकर ने फौरन उस जादुई सुई धागे से सिंड्रेला परी की टूटी हुई सैंडल अच्छे से सिल दी। ये लीजिए परी, आपकी टूटी हुई सैंडल बिल्कुल ठीक हो गई। अरे हाँ, सचमुच ये सैंडल तो बिल्कुल ठीक हो गई। इसे देखकर तो लगता भी नहीं है कि कभी टूटी भी थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।
इसमें धन्यवाद कैसा परी जी? जैसे आप लोगों की मदद करती हैं, वैसे ही हम मनुष्य का भी फर्ज है मुसीबत में हर किसी की मदद करना। बस मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। तुमने मेरे लिए इतना किया, तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। नहीं परी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मैं चलता हूँ। घर पर मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। मैं सुबह से काम पर निकला हुआ था और बारिश के कारण आज घर पहुँचने में मुझे देर हो गई। सच में तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। तुमसे दोबारा मिलने जरूर आऊंगी। इतना कहकर सिंड्रेला परी अपनी सहेलियों के साथ वापस परीलोक पहुंच गई। वहीं दूसरी ओर शंकर भीगते हुए घर पहुंचा तो शंकर की मां जानकी बोली, अरे बेटा, तुम तो पूरी तरह भीग गई हो। जल्दी से कपड़े बदल लो, वरना बीमार पड़ जाओगे। मैं तब तक तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बना देती हूँ। शंकर ने फौरन अपने कपड़े बदले और रास्ते में हुई घटना के बारे में माँ को बताया। बेटा, तूने अच्छा किया जो परी से कुछ नहीं मांगा। हमारे पास जितना है हम उसी में खुश है। चलो अब जल्दी से खिचड़ी खा लो, वरना ठंडी हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर परीलोक में सिंड्रेला परी अक्सर खोई खोई रहने लगी। सिंड्रेला परी को उदास देख सहेली जूली परी बोली, क्या बात है सिंड्रेला, कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम बहुत गुमसुम से लग रही हो, न हमसे अच्छे से बात करती हो। जूली, दरअसल पिताजी मेरे लिए योग्य वर ढूंढ रहे हैं, पर मैं चाहती हूँ मैं उस युवक को अपना जीवन साथी बनाऊं जो मुझे पृथ्वी लोक में मिला था। वो युवक सबसे अलग है, इसलिए मुझे वो बहुत पसंद है। मैं शंकर से प्यार करने लगी हूँ। पर सिंड्रेला, उस युवक से आपका शादी होना असंभव है, क्योंकि वो पृथ्वी लोक में रहता है और परीलोक में उसका आना संभव नहीं। मुझे एक बार माता पिता से बात करना चाहिए। मुझे विश्वास है यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो मेरी शादी शंकर के साथ अवश्य होगी। सिंड्रेला ने अपने माता पिता को शंकर के बारे में बताते हुए उससे शादी करने की इच्छा रखी। ये सब सुन सिंड्रेला के पिता विलियम बोले, सिंड्रेला बेटी, तुम जानती हो पृथ्वी लोक के वासियों का हमारे परीलोक में आना असंभव है, पर तुम उस युवक से प्रेम करती हो, इसलिए हम उस युवक से तुम्हारा विवाह सिर्फ एक ही शर्त पर कर सकते हैं। कैसी शर्त पिताजी? उसे सबसे पहले परीलोक आना होगा। यदि वो इस शर्त को पूरा कर लेता है तो मैं तुम्हारा विवाह उससे अवश्य कर दूंगा। पिता की बात सुन सिंड्रेला सोच में पड़ गई। अब मैं क्या करूं? मैं शंकर को परीलोक कैसे लेकर आऊं? मुझे पृथ्वी लोक जाकर शंकर से मिलना होगा। ऐसा सोचकर सिंड्रेला परी पृथ्वी लोक में शंकर को ढूंढते हुए उसके घर जा पहुंची और उसे अपने दिल की बात बताते हुए बोली, शंकर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर मैं विवाह करूँगी तो सिर्फ तुमसे। परी जी, मैं तो पृथ्वी लोक में रहने वाला एक गरीब मोची हूँ और आप परी लोक की सुंदर परी। भला मेरी और आपकी क्या बराबरी? नहीं शंकर, ऐसा मत कहो। मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ। नहीं परी जी, आप मेरी बात मानो तो परीलोक वापस लौट जाओ। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कभी नहीं जाऊंगी। एक बार मेरे साथ परीलोक मेरे माता पिता से बात करने चलो प्लीज। उन दोनों की बात सुन शंकर की माँ जानकी बोली, शंकर बेटा, मैंने सिंड्रेला परी की आँखों में तुम्हारे लिए सच्चा प्रेम देखा है और मुझे भी सिंड्रेला परी बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ तुम सिंड्रेला परी के साथ परीलोक जाओ और विवाह करके सिंड्रेला परी को बहू बनाकर हमारे घर ले आओ। पर माँ, मैं परीलोक कैसे जाऊँगा? मेरे पास कोई जादुई शक्तियाँ थोड़ी ना है। तुम चिंता मत करो शंकर, इसका उपाय है मेरे पास। क्या उपाय है? तुम मेरा हाथ कस कर पकड़ लो, मैं तुम्हें परीलोक ले चलूंगी, लेकिन बीच रास्ते में गलती से भी मेरा हाथ मत छोड़ना। ठीक है परी जी। अच्छा माँ, मुझे आशीर्वाद दो, मैं अपने कार्य में सफल हो सकूं और सिंड्रेला परी को तुम्हारी बहू बनाकर ला सकूं। अपनी माँ जानकी से विदा लेकर शंकर ने सिंड्रेला परी का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके बाद सिंड्रेला परी जादुई सैंडल की मदद से आसमान में उड़ने लगी। वो अभी परीलोक से कुछ दूरी पर ही थे, तभी तेज तेज हवाएं चलने लगी। अरे, ये तेज तेज हवाएं कैसे चल रही हैं? अभी तो मौसम साफ था। परी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। घबराओ नहीं शंकर, बस तुम मेरा हाथ कस कर पकड़े रहना। तभी अचानक बिजली कड़कने लगी। ये देख सिंड्रेला परी बोली, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। परी जी, मौसम तो अपना रंग रूप बदलता ही रहता है, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? वो दोनों आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी तेज तूफान आ गया। शंकर, मेरा हाथ कस कर पकड़े रहना। तूफान इतना भयंकर था कि शंकर की हाथों की पकड़ ढीली होने लगी। तभी शंकर ने फौरन अपनी जेब से धागा निकाला, फिर परी और अपने हाथों में कसकर बांध दिया। ये देख सिंड्रेला परी बोली, ये तुमने हाथों में क्या बांध दिया? सिंड्रेला परी,
ये वही जादुई धागा है जो आपने मुझे दिया था। अब यही धागा हमें सही सलामत परीलोक तक पहुंचाएगा। इस तरह दोनों भयंकर तूफान से बचते हुए परीलोक पहुंच गए। सिंड्रेला परी ने शंकर को अपने माता पिता से मिलवाया। तभी सिंड्रेला के पिता विलियम बोले, सिंड्रेला, मुझे लगा था शंकर कभी परीलोक नहीं आ पाएगा। पर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं पिताजी? जब तुम शंकर के साथ आ रही थी तब मैंने जानबूझकर अपनी जादुई शक्तियों से तेज हवाओं और तूफान को प्रकट किया ताकि तुम दोनों का साथ छूट जाए। लेकिन तुम दोनों का सच्चा प्रेम और शंकर की सूझबूझ देखकर मैं हार गया। क्या? तो वो सब कुदरती नहीं था, बल्कि वो सब आपने करवाया था। पर क्यों पिताजी? क्योंकि मैं नहीं चाहता था बेटी कि तुम एक साधारण मनुष्य से विवाह करो, लेकिन तुम दोनों के बीच प्रेम देखकर मैंने अपना विचार अब बदल दिया है। सिंड्रेला बेटी, मैं तुम्हारी शादी शंकर से करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं जान गया हूँ तुम्हें शंकर जैसा बेहतर जीवन साथी ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। मुझे तुम्हारी पसंद पर नाज है सिंड्रेला बेटी। सच में पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं पृथ्वी लोक में एक अच्छी पत्नी और बहू बनकर रह सकूं। सिंड्रेला परी के माता पिता बड़ी ही धूमधाम से उन दोनों का विवाह किया और उसे खूब सारी धन दौलत देकर विदा किया। उस दिन से सिंड्रेला परी पृथ्वी लोक पर अपने पति शंकर और सास जानकी के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगी।